नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। और खोट्टा का सेशन चल रहा है और खोट्टा के इस सेशन में आज हम लोग खोट्टा गद्य साहित्य खंड ग से जो खोट्टा साहित्यकारों के बारे में है, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली है, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व। कहने का मतलब है कि उनका जीवन किस तरह से था और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, इस बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर कई खोट्टा के लेखक, साहित्यकार, कवि सारे के नाम हैं। आप लोग देख लेंगे सीरीज में जितने नाम हैं उन सभी का जो है वो हम लोग क्लास करेंगे। और आज हम लोग उसमें सबसे पहला क्लास जो है, यह क्लास आपके सिलेबस के अनुसार जो सबसे पहला क्लास है वह नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नाम से लेखक हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जानकारी होना एक अलग बात है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके अनुसार पढ़ना एक अलग बात होती है। तो यह हमारा खोट्टा का जो खंड ग के तहत जो साहित्यकार का व्यक्तित्व और कृतित्व है, इससे संबंधित यह पहला वीडियो है। आप लोग लोक कथाओं से संबंधित वीडियोज भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों का कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एग्जाम होने से पहले तक आप लोगों की सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान मैं करने का कोशिश कर रहा हूं और हो भी जाएगा। आप लोगों का योगदान रहेगा तो हो जाएगा। योगदान इस प्रकार से कि अगर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है तो भी लाइक कर दीजिए, थोड़ी ना पैसा लग रहा है। तीसरा बात है कि साथ में कमेंट करें ताकि मैं जानूं कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है इंगेज है हमारे साथ और उनको फायदा मिल रहा है। दोस्तों, कई लोग जो मैसेज कर रहे हैं उन मैसेज से और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है, तो इसी प्रोत्साहन को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलते रहे, इसी कामना के साथ में आज हम लोग पहला जो टॉपिक है इसका खोट्टा साहित्यकारों के कृतित्व और व्यक्तित्व पर संबंधित, उसमें हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। पहले तो जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनका शिक्षा, इनका साहित्य के प्रति योगदान, और फिर इनका जो है बाकी जीवन किस टाइप से रहा, इनकी रचनाएं क्या रही, ये सारी चीज़ों को यहाँ जानने की जरूरत होती है। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं या प्रश्न प्रारूप जो होगा उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, चूंकि देखिए दो टाइप की चीज़ें आपके सामने आती है। पहला टाइप वो हो जाता है कि सिर्फ MCQs करा दीजिए और कोर्स बेचने के लिए चालू कर दीजिए, तो वो अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर चूंकि आपको उस विषय के बारे में कंप्लीट पहले बताई जाएगी, जहाँ से आप ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद MCQs कराई जाएगी, जहाँ से आप अपने ज्ञान की परख कर सकते हैं एग्जाम के पहले तक। और सारी बातें इस चैनल में होगी। यहाँ पर आपकी खोट्टा की क्लास तो चल रही है, पहली बात। दूसरी बात है कि झारखंड की भी क्लासेस चल रही है, और तीसरी बात GS की भी क्लासेस आप लोगों की चल रही है। अभी इस सप्ताह से चूंकि स्टॉर्म वगैरह का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इस कारण से क्या किए हैं, लाइव क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। और लाइव क्लासेस जो है 7:30 से आप लोगों की चलेगी, झारखंड की 7:30 से। और ये जो GS की क्लासेस है सुबह की 10 बजे या तो 9 बजे की प्रस्तावित है। तो सभी क्लासेस आप लोगों के अनुसार आप लोगों को कन्वेंट को देखते हुए ली जाएगी और आप लोगों की 100% जिसमें रिजल्ट हो उसकी यहाँ पर तैयारी की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। व्याकुल इनका उपनाम है, ध्यान रखेंगे। उपनाम क्या है तो व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा इनका मूल नाम और इनका उपनाम क्या हो गया तो व्याकुल। यहाँ देखेंगे व्याकुल जी का जन्म कब हुआ था तो 17 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ था। जितनी भी डाटाएं हैं ध्यान रखेंगे,
स्नातक स्तर की परीक्षा है और यह जो है पोस्ट ग्रेजुएट पीजी लेवल की जो किताब है खोरठा की उससे उठाई गई है और पोस्ट ग्रेजुएट की जो कोर्स में जो किताब चल रही है उसी किताब से यह डाटा ली गई है। ध्यान रखेंगे 17 मार्च 1908 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है तो महताडी। जिला कौन सा पड़ता है तो गिरिडीह, और वह उस समय गिरिडीह जिला में नहीं होता था महताडी, उस समय तत्कालीन जिला जो था वह हजारीबाग था। यानी कि 1908 में यह गिरिडीह जिला के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि हजारीबाग जिला के नाम से जनता था। बाय कास्ट ये ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म था। इनका पिता का नाम बापे का नाम बलदेव उपाध्याय और मायक नाम शांति देवी था। इनके पिता का नाम बलदेव उपाध्याय और माता का नाम क्या था शांति देवी। बिशुनगढ़ में ये जाके बस जाते हैं और 17 सितंबर 1984 ईस्वी को ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अपने जीवन के काल में इनका जो है सबसे पहला जो है जन्म कब हुआ तो 17 मार्च सन 1908 को। कौन सा, अगर तत्कालीन जिला पूछे जाएगा तो वो तत्कालीन जिला कौन सा था तो हजारीबाग। ब्राह्मण परिवार से थे। उसके बाद वे रहने कहाँ चले गए तो बिशुनगढ़ में, वो भी आप लोग जानते ही होंगे अभी बिशुनगढ़। और कब इनकी मृत्यु हो गई तो 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका क्या है। ये जब इनका शिक्षा दीक्षा बहुत ही कम हुई थी और ये 5वीं क्लास तक ही पढ़े थे। नॉर्मली जो पढ़ाई है समझते हैं कि लेखक हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन इनका प्रैक्टिकल नॉलेज जो था वह बहुत ही बेहतरीन था। यानी कि इनका जो साहित्य में जो छाप है वह छाप पढ़ा लिखा होने के कारण नहीं है, बल्कि इनका जो साहित्यिक छाप है वो इनका एक्सपीरियंस को शो करता है। यानी कि 100% एक्सपीरियंस आदमी थे और इन्होंने जो देखा जो समझा उसी को इन्होंने काव्य रूप में और कविताओं के रूप में कहानियों के रूप में दिया है। तो ये जो है क्या क्या 5वां क्लास तक पढ़ा, उसके बाद काशी चला जाता है। काशी अभी जान रहे हैं मोदी जी ने नाम फिर से चेंज करके इसका नाम काशी कर दिया है। तो काशी चला जाता है और वहां पर ही रहने लगता है। लोग कहते हैं कि इन्होंने घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया या घर से भाग गया, घर से भाग गए। बाद फिर घूरला और हिंदी अंग्रेजी संस्कृत कर जानकारी लेके घूमे। व्याकुल जी गांधीवादी कांग्रेसी नेता थे। व्याकुल जी क्या थे? गांधीवादी कांग्रेसी नेता थे और गांधीवादी विचारधारा से वे प्रभावित थे। यहां पर अगर खोरठा में बात करें तो एक बार सुन लेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी है। गांव महताडी, जिला गिरिडीह, तखनेक जिला हजारीबाग में एगो ब्राह्मण परिवार हेल रहे हैं और इनकर बापक नाम बलदेव उपाध्याय और मायक नाम शांति देवी रहे। बादे ई जाय के बिशुनगढ़े बसला और इनकर जो है 17 सितंबर 1984 में ये दुनिया के छोड़ के चल गए। शिक्षा इनकर 5वीं क्लास तक पढ़ल है और ओकर बाद भाग के काशी चल जाए। लोग कहते कि भागोड़ा है, भाग गए है, काशी चल गए। लेकिन काशी गेल बाद वहाँ पर बहुत शिक्षा हासिल करे है, जकर में वो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सभे विषय के शिक्षा ग्रहण करे और उनकर विचार जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। कहे कि इस समयटा देखिए 1908 से लेके 1984 के कालटा यदि ध्यान दियल जाए तो गांधी युग के रूप में उनकर जखन जवान भेल होते से समय गांधी युग के प्रारंभ हुए और यही कारण से गांधी युग के सबसे बड़ी पुरोधा कवि के रूप में इनकर नाम रहे। समय के मुताबिक आज़ादी लड़ाई वो 1925 ईस्वी में कांग्रेस में जुटला, कांग्रेस में शामिल हुआ और हजारीबाग के पहिल सांसद बाबू राम नारायण सिंह के संगे रह के कांग्रेस कर प्रचार प्रसार और सामाजिक काम करत। किसके साथ रहता था तो बाबू जो भी बात बोल रहे हैं या ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
बाबू राम नारायण सिंह के साथ में रहे और उनके साथ में कांग्रेस में जुड़े और कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लग गए। एहे ले तैरे कांग्रेसी कार्यकर्ता सरस्वती सुशीला देवी संग काम करे मौका उनका मिलल और यह संगत उनकर प्रेम में बदल गल और बादे उ ओकर से बियाह में बंधाए गल। इस सरस्वती देवी जे है एगो रानी रही, रानी मतलब जिसका पति मर गया है, रानी रही और ई बिहार कर पहिल मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के सगी भतीजी रही। इसमें इन्होंने जिससे विवाह किया वह एक विधवा थी, और वह विधवा कौन थी? तो जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जो पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह जी का, उनका सगी भतीजी भी थी। यानी कि राजनीतिक रूप से भी ये अब संपन्न हो गए थे और इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। इन ईयर अंतरजातीय विवाह कर रहे का इनका जो आप देखें ये ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण सिंह जाति के जो है सिंह यानी कि राजपूत कहे जा सकते हैं। तो राजपूत जाति का और ब्राह्मण जाति के बीच में यहाँ पर विवाह हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह इन्होंने किया था, जो कि एक रानी जैनी से विवाह किया था। कहने का मतलब है एक विधवा औरत से विवाह किया था। अगर साहित्यिक योगदान में बात करें, इनका साहित्यिक योगदान का अगर बात करेंगे तो कांग्रेस से काम करे कर चलते ही घूर घूर सभा करत, जहां वो हिंदी और खोरठा गीत गाय के लोग के रिझावो हलत। कांग्रेस का जो सभा कर रहा था उस दौरान यह घूम घूम के प्रचार करता था, और इस दौरान क्या करता था, जो अपना लोकगीत जो है खोरठा में और हिंदी में, जो हिंदी के गीत और खोरठा के लोकगीतों का जो है वह गाते थे और लोगों को प्रसन्न करने का या बोल सकते हैं उनका भीड़ जुटाने का काम करते थे। ई कई झीक जेहलो गेल रहत, और 1930 ईस्वी में जेहलो गेल रहत मतलब जेल गया था, ध्यान रखेंगे पार हो जा रहे तो जेल गए थे। और 1930 ईस्वी में श्री राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के जो महान लेखक हैं उनसे जेल ही भेटेला, न जेल में ही राम वृक्ष बेनीपुरी के साथ इनका जो है मिलन हो जाता है। जानेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के साथ कहां पर मिलन होता है, तो जेल में इनका राम वृक्ष बेनीपुरी से मिलन होता है। और इनकर एक जो है पहला कविता जो प्रकाशित हुआ वह कैदी नाम से था, और कैदी नामक पहला बार जो है उसका कविता प्रकाशित हुआ। बाद में कहते हैं कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी बेला पत्रिका रचना छापे लागल, और बादे आरो बहुते पत्रिकाएं रचना छापे, हिंदी और उर्दू ये सभी भाषा का लगभग इनकर के ज्ञान रहला। तो इनकर ज्ञान के हमें यहाँ देखल जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी चाहे जानकी वल्लभ शास्त्री जी के संगे यदि एगो साधारण लोगो रहे ना, तो ओकर ज्ञान के अंबार के संगे जे है ना वो आर बेसी ज्ञानी है जाए। तो यहाँ वह जिनिष्टा मिले भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के साथ में, मैंने बड़ा ज्ञान के समुंदर के साथ साथ रहत एकदम ओहो महाज्ञानी भे गल, और वह ज्ञानी के प्रतापे उन्होंने कई गो पत्रिका लिखल और कई गो कविता लिखल। यह कविता में पहला कविता की है कैदी, पहला फर्स्ट जो कविता है ओकर नाम है कैदी, और ओकर पत्रिका जो है जानकी वल्लभ शास्त्री जी के जब बेला पत्रिका हाले ओकरो में इनकर लेख छापे लागले। कलामे व्याकुल नाम से एगो किताब सन 1939 ईस्वी में छपवला, जकर भूमिका राम नारायण सिंह लिखल रहत। एकर भूमिका के लिखा था? तो राम नारायण सिंह। एकर दो पंक्ति है, हिया हे नौजवान, हिया हे नौजवान, या तो गुलामी को मिटा कर देम लो, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम लो। इन्होंने ओजस्वी भाषण देते हुए या ओजस्वी लेख के तहत इन्होंने लिखा कि ये हिया है नौजवान, सुनो ए नौजवान, जो युवा हैं उनको टारगेट करके, आपके जैसे लोगों को टारगेट करके यहाँ पर कहा गया, हे नौजवान सुनो, या तो गुलामी को मिटा कर दम लो, या तो गुलामी को मिटा कर दम लो, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा के दम लो। यानी कि या तो गुलामी को मिटाओ या तो अपने सर को कटाओ,
सर झुका के जीवन मत जियो। तो ये उनका जो है 1939 ईस्वी में छपा था। ई किताबे के दाम मोटे 12 आना रहे। 12 आना मतलब कितना, 75 पैसा। 75 पैसा उस समय बहुत वैल्यू रहता था रहे। जकरा अंग्रेजी हुकूमत जब्त कर ले आरो पांडुलिपि सब हथिया लेल। कीर्ति हिंदी में कलामे व्याकुल, तराने व्याकुल और सफर का साथी, छोटा नागपुर, ये सब कविता संग्रह इनखरे लिखल रहे। यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो किताब था जिसका नाम था आपका कलामे व्याकुल, इस किताब को अंग्रेजों ने क्या किया, जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसमें बहुत ही ओजस्वी बातें लिख दी थी, और जो कि 1939 का समय भारत का गुलामी का समय था, और इस गुलामी के बीच में इनकी जो ये पंक्तियां थी या अंग्रेजों को अच्छी नहीं लग रही थी। और जब अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगती थी कोई चीज, तो वे क्या करते थे, उसे या तो मिटा देना है या तो उसे जब्त कर लेना है। खोरठा किसानों का अंतर्नाद नाम से एक काव्य रचना मिला, जो कि 1943-44 में, मादल 1950-51 में, मादल ध्वनि मधुर ताल 1976-77 ईस्वी में। ये सब क्या है, किताबें जो कविता है और गीत संग्रह खोरठों में। उर्दू में भी उन्होंने लिखा, हुस्नो इश्क फलक से शायरी यहाँ खोरठा पढ़तर दिया जाए पारे, और खोरठा में कुछ शायरी का पढ़तर। उनका देखिए रचना सब एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो पंक्ति है ये VVI मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका जो है खोरठा में जितनी है, अंतर्नाद, मादल, मादल ध्वनि मधुर ताल, ये जो गीत संग्रह है ये, और उर्दू में जो इन्होंने लिखा हुस्नो इश्क फलक से, ये शायरी जो है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर उन्होंने कहा, जकरा लागी हम घर दर त्याग लूं, धर लूं जोगनिया के भेष, जकरा लागी मोर हाड़ मास सुखी गेल, से हीरे विदेशा चली गेल, हाय रे विधि बड़ा दुख भेल, हाय रे विधि बड़ा दुख भेल। जिसके लिए हमने घर द्वार छोड़ दिया, जिसके लिए हमने घर द्वार छोड़ दिया, जिसके लिए जोगिया का भेष धारण कर लिया, जेकरा लागी मोर हाड़ मांग सुखी गेल, जिसके इंतजार में या जिसके प्यार में मेरा हाड़ मांस दे सूख गया, वही हीरे, हीरे मतलब हीर, विदेशा चली गेल, वो क्या हुआ, विदेशी हो गई। वाह, हाय रे विधि बड़ा दुख भेल, क्या विधि बहुत दुख हुआ है भगवान, ये तो बड़ा दुख की बात है। इस प्रकार के उन्होंने शायरी लिखा। हिंदू मुसलमानों को एकता बनाए रखने के लिए भी उन्होंने लिखा, और उस समय चूंकि आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो ये सारे काव्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम, जो आज देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें चलती है, उस समय जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत ज्यादा बातें होती थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेके उन्होंने लिखा था, ना ही कोई अलग न आन गो, एक सबे हिंदू मुसलमान गो, राम रहीम एक, कृष्ण करीम एक, एक खुदा अल्लाह भगवान गो। यहां पर उन्होंने कहा है कि नहीं कोई अलग हो और नहीं किसी का मतलब है, क्या है कि सब एक सबे हिंदू और मुसलमान, एक ही जैसा है हिंदू और मुसलमान। राम रहीम एक, कृष्ण करीम एक, राम रहीम एक ही है और कृष्ण करीम भी एक ही है, एक खुदा अल्लाह और भगवान सब एक ही है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता बनाए रखने के लिए इस टाइप के भी जो है लिखे थे, कविता या शायरी बोल सकते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है ये बड़े ही दीर्घदर्शी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई सारी कृतित्व तो उस समय बहुत ही फेमस भी हुए थे और आज भी हम लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है। खोरठा साहित्य में अभी तो लोग सिर्फ कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो उतना इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर खोरठा साहित्य का अगर आप देखेंगे किताबें और आप पढ़ने के लिए रम जाएंगे, अगर आपको खोरठा समझ में आती है तो इतना बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको बहुत आनंद आएगा। किसानक दुर्दशा पर उनकर पंक्ति है, झुमरी बिसरी गेल हूँ, बिसरलू डोहवा की, बिसरलू मांदर के ताल, गोबसिया के जून आजू, मन हूं न भावई की भावई न गोरिया, के गाल गो हाय राम। यहाँ पर बड़ा ही आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे गीत संगीत
का जो वीडियो था लोकगीत का, उसमें हमने कहा था दोहा के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर बोलते किसान अपना दुर्दशा को किस प्रकार से व्यक्त करता है, इसके बारे में कहा गया। झुमरी, झुमरी जो लोकगीत होता है, झूमर जिसको बोलते, वह तो बिसर ही गया है, दोहुआ भी बिसर गए हैं, भूल गए, बिसरना मतलब भूल गए हैं, बिसर गए हैं मांदर के ताल। मांदर जो बजता है उसका क्या धुन होता है उसको भी हम भुला चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज जो स्थिति है किसान की, जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा में ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है। किसान को किसाने कांदक या अंतर कंद्रन का गीत भी उन्होंने लिखा है और किसानों पर बहुत ही फोकस किया। दुर्दिनवा केलक हैरान रे फिक्रिया मारलक जान, कर्जा करी करी खेती केलू मरी गेल रे सब धान। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। दुर्दिनवा, दुर्दिनवा केलक हैरान रे फिक्रिया मारलक जान, कर्जा करी करी खेती केलू मरी गेले रे सब धान। सुखाड़ का समय था, दुर्भिक्ष आया हुआ जो समय था, उस समय का बात है कि उस समय ऐसा स्थिति था कि खेतों के लिए पानी भी नहीं था। किसानी करने के लिए ऑलरेडी वे जो है सूद में पैसा लिए हुए थे सेठ महाजन लोगों से, और वो जो सेठ महाजन है उन पैसा मांग रहा था। कर्जा करी करी खेती केलू मारी गेल रे सब धान, और सब धान क्या होता है? मर जाता है। सहुआ कहे बेमान बेला बेची रजवा के देलू रे फिकरिया मारलक जान। सहुआ बोलता है, साहूकार इतना बेमान है, वो बोल रहा है बेलवा बेच दो और दो हमको जो लिए हो उसका उपाय कर दो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा है उन्होंने। छुआ दुलार, जो बच्चा का दुलार रहता है, जैसे हम लोग संस्कार गीत में जैसे देखे थे आज, मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि गीतों को गीत के जगह से कहीं और भी हम लोग पढ़ेंगे और वहां से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। छुआ गीत में इन्होंने जब एक बच्चा अपना घर छोड़ के, जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपना घर छोड़ के पढ़ने के लिए जाता है बाहर, तब इन्होंने बड़ा ही मार्मिक ढंग से लिखा है और गर्व से बताया है। पढ़ने के लिए जब बाहर गया तब उन्होंने लिखा क्या, सुनेंगे ध्यान से। हमार बेटा हमार सुगा, हमार बाबू हमार सोना, हमार सुगा पढ़े गेल, सुनगे अकली सुनगे सुगिया, सुनगे अकली सुनगे सुगिया, उच्च कलेजा आइज भेल। मने हमार बाबू हमार सोना, हमार सुगा पढ़े गेल, सुनगे अकली सुनगे सुगिया, उच्च कलेजा आज भेल। उस समय पढ़ाई का क्या महत्व था, इसको दर्शाता है कि उसका बच्चा अगर पढ़ने के लिए कहीं बाहर गया है तो वो बोलता है कि मेरा कलेजा इससे क्या हो रहा है, और भी चौड़ा हो गया। देखो सुनो सुगिया सुनो। प्रकृति का चित्रण लोकगीत जो था उसमें उन्होंने झारखंड का सुंदर बखान करिया और साफ झलक दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखे हैं, मनोहर बन झार झरना नदी पहाड़, झारखंड के बारे में। मनोहर बन झार झरना नदी पहाड़, कोयल पपीहा करे शोर, गो डाइक सुनावे गीती, गे डाइक सुनावे गीती, नाचे मोरगो एहे देसे लागे मन मोरगो। कहने का मतलब है झारखंड की जो प्रकृति है, इस प्रकृति की सुंदरता का उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ पर वन है, झार है, झरना है, पानी है, यहाँ पर पपिया गाता है, डा गीत सुनाता है, मोरनी नाचती है और यहीं पर मन लगता है। मन किसी का क्यों नहीं ललचाए, यहीं पर तो मन लगता है। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही जबरदस्त ढंग से इन्होंने बताया है। व्याकुल जी जो है बड़े ही सुंदर और स्वभाव से शालीन थे, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो ऐसे लोगों के साथ घिरा रहा है जो सामाजिक और क्रांतिकारी रहे हैं। तो इनको जो कवि के रूप में कुछ समीक्षक जो समीक्षा करते हैं कि किस काल में इनको रखा जाए, जो खोरठा साहित्य का, तो उसको लेके यहाँ पर बात है। तो कुछ समीक्षक इनका आधुनिक कालक माना है, नए माना है, मध्यकालक भीतरे रखा है, क्योंकि श्रीनिवास पानूरी जी के पहल कवि ठाव दे, तो वे लोग किनको मानते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी को पहला कवि मानते हैं। लेकिन अगर कहें झा जी, ओहदार जी, आकाश खुंटी जी, ये सभी इनका मध्यकाल राखत, मगर डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर इनका आधुनिक कालक कवि मान के 1920 ईस्वी से आधुनिक युग शुरुआत मानहत
भले ही 1980 तक कर पहरम के पानुरी जुग मैन के इनको मरल बादे सन 1989 में पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया। इनको पानुरी स्मृति सम्मान कब मिला? तो सन 1989 में। तो 1989 में इसलिए मिला क्योंकि इनको पानुरी जी के बाद का लेखक कवि माना जाता है, रचयिता माना जाता है। अगर इनको पहले माना जाए तो पानुरी जी से पहले का अगर होगा तो इनको ये सम्मान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर इनको लेके थोड़ा सा मतभेद है, और यह मतभेद है कि कोई कहते ये प्राचीन काल में, कोई कहते मध्य काल में है, कोई कहते हैं या आधुनिक काल में है। तो आधुनिक काल मानने वाले कौन है? गजाधर महतो प्रभाकर। इन्होंने इन्हीं के काल से शुरुआत किया कि आधुनिक काल का आगमन हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सुन लिया और ध्यान दे ही दिया होगा जो लिखा हुआ है बोर्ड में। धन्यवाद, जोहार। और आप लोगों को करना क्या है? तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, मजा आएगा। आगे चूंकि और भी इंटरेस्टिंग चीजें होनी है। अभी तो खोरठा चल रहा है, और चूंकि खोरठा हार्ड है इसलिए खोरठा पहले, इसके बाद झारखंड चलेगा, उसके बाद क्विज चलेगी, और मजे मजे करते हुए हम लोग इस कंपटीशन को पार करेंगे। चलिए, सभी को जोहार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।